तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान ने मिसाइल दागी है, जो खैबर मिसाइल दागी है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी से इजराइल के अंदर हमला किया है। तो अब ईरान के हमले इजराइल पर टारगेटेड है। सवाल यह है कि क्या वो अमेरिकी बेसिस पर भी निशाना बना सकता है। अमेरिका में सिक्योरिटी हाइटन कर दी गई है। अमेरिका में जो रिलीजियस साइट्स हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तरह का पलटवार क्या ईरान कर सकता है, इस पर ही हम बात कर रहे हैं। खैबर मिसाइल की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, आप ये मानते हैं कि अमेरिका पर किसी तरह के पलटवार से बचेगा ईरान? अगर पलटवार हुआ तो बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि अमेरिकन कैपेबिलिटी, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे की है और उनके पास अलग अलग मारक क्षमता है। सबमरीन से है, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ से है, उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, आपको पता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और जो उनके मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी जो है उनकी मारक क्षमता बहुत ही तगड़ी है। तो पर वो एक मैसेजिंग तो करना चाहेगा। मैं ये समझना चाह रही हूँ कर्नल साहब कि क्या वो एक मैसेजिंग, क्योंकि वो शुरू से कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो हम पलटवार करेंगे, अमेरिका को इससे दूरी बनाए रखना चाहिए। तो एक सिग्नलिंग तो ईरान करना चाहेगा ये बताने के लिए कि हम अमेरिका के हमले ऐसे ही नहीं सहेंगे। देखिए, इनिशियली तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि वो टू फ्रंट वॉर जो है अभी लड़ने की क्षमता में नहीं है। तो वो अभी इनिशियली तो नहीं करेगा। पर हाँ, अगर वो करवाएगा तो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू जो है अमेरिकन बेसिस पे जो है वो अटैक कहीं करवा सकता है। और ये बोलेगा कि वो तो उन्होंने किया है, हमास ने किया है, हुदी ने किया है या हिजबुल्लाह ने किया है, इसका हमसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो अभी इजराइल के साथ लड़ाई में फंसे हुए हैं। बिल्कुल यूके सर, बिल्कुल जी सर। यूके सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि सर कह रहे हैं कि अभी वो इस तरीके से हमला नहीं करेगा, लेकिन उनके जो दो फ्रंट्स है, यानी कि हूती से हमला करवा सकता है। तो ऐसे में अगर अमेरिकन बेसिस पर हमले होते हैं तो आगे ये वॉर कैसे जाएगी? देखिए, हमास शांत है, हिजबुल्लाह शांत कर दिया गया है। हूती ने जो हमले का बयान जारी किया है वो सिर्फ लाल सागर, रेड सी तक लिमिटेड होगा। अमेरिकन बेसिस पे हमला जो होगा वो पर्शियन गल्फ में कर सकता है, लेकिन ईरान को पता है, उनका आकलन है कि अमेरिकन बेसिस, चाहे वो एयर बेसिस, नेवल बेसिस हों, पर्शियन गल्फ में अमेरिका के करीबन 40,000 फौजी भी तैनात हैं। ये बेसिस जो हैं कुवैत में हैं, अबू धाबी, यूएई, ओमान तक फैले हुए हैं। अगर ईरान हमला करता है और ईरान के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री कमांडर्स को मालूम है, तो दिक्कत ये आ जाएगी कि आज तो अमेरिका ने 6 बॉम्ब गिराए हैं, आज टमाहॉक क्रूज मिसाइल करीबन 30 दागे हैं। अगर ईरान सीधा हमला करता है अमेरिकन बेसिस पर पर्शियन गल्फ में, तो फिर कल से हर रोज 60 बॉम्ब गिरने शुरू हो जाएंगे ईरान के ऊपर, और कल से हर रोज 30 नहीं 100-200 टमाहॉक क्रूज मिसाइल ईरान पर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपके हिसाब से तो ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। अमेरिका ने ये इंटेंशन क्लियर कर दिया था कि वो ईरान में परमाणु बम नहीं बनाने देगा। बहुत से एक्सपर्ट्स, आप लोग सब ये मानते थे कि अमेरिका इस तरह से अपने बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल करेगा। तो ये भी पहले से आप, कर्नल साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कर्नल सोदी, क्या ईरान का पलटवार ये हम मानकर चलें कि ईरान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान अगर ये पलटवार करता है तो उस पर और भीषण हमला हो सकता है? ईरान की एक मैसेज जरूर देना चाहेगा अपनी जनता को भी और दुनिया को भी। वापस पलटवार करेगा, बहुत जल्दी करेगा। जब इजराइल जैसी महान सेना 18 महीने से एक छोटे से 356 वर्ग किलोमीटर गाजा पट्टी पे पूरा कब्जा नहीं कर पाई, तो अमेरिका और इजराइल क्या सपने में भी सोच सकते हैं कि वो ईरान जैसे विशाल देश पे, जिनकी एक व्यवसायिक सेना, कोई उनकी मिलिशिया नहीं है, उनकी प्रोफेशनल आर्मी है, जितने वो बम दाग दे ईरान पे, ईरान वापस पलटवार जरूर करेगा। देखिए, आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें 40,000 उनके सैनिक तैनात हैं। ईरान ने ऑलरेडी अपने तीनों न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बॉम्बिंग के बाद वार्निंग इशू कर दी है। अब हर अमेरिकी सैनिक, हर अमेरिकी नागरिक उनका एक लेजिटिमेट टारगेट है। तो ईरान डेफिनेटली पलटवार करेगा। जो अमेरिका में पहले शक्ति थी वो खत्म हो चुकी है। हमने देखा कैसे उसे रातों रात उसे अफगानिस्तान से भागना पड़ा। हाँ, एक वक्त था, 1991 का वक्त था, जब
जो एक मल्टी नेशन कोलेशन फोर्स थी जिसकी पैरवी अमेरिका कर रहा था, उन्हें आराम से इराक में सफलता मिल गई थी। लेकिन 1991 के बाद अब बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे हमने देखा कि इजराइल ने सोचा कि वो ईरान पे हमला करेगा, उसका कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में टेल एविव जो कि इजराइल की राजधानी है, 1/3 बर्बाद हो चुकी है। कभी इजरायलियों ने सपने में नहीं सोचा था कि जो गाजा पट्टी में 18 महीने से कर रहे हैं कभी उनके देश पे होगा। तब तोड़ हमले कर रहा है ईरान इजराइल पे। यहां तक ये नौबत आ गई कि इजराइल ने पूरी अंतरराष्ट्रीय मीडिया को रिपोर्टिंग से वहां बैन कर दिया है। देखिए, बैन कौन करता है? बैन तब किया जाता है जब कोई छुपाना चाहता हो। जब कोई छुपाने के लिए ना हो तो बैन क्यों होता है? तो डेफिनेटली ईरान पलटवार करेगा, बहुत जल्दी करेगा। जहां तक ये अमेरिका की धमकियों की बात है, इजराइल की धमकियों की बात है, इससे ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, और ईरान ने सर पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान पहले कह चुका है कि 30% हथियार ही उसने यूज किए हैं, अभी बाकी 70% खतरनाक हथियार बचे हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर, जिस वक्त अटैक हुआ, अमेरिका ने जब बॉम्बर से अटैक किया, उस वक्त देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहां थे। डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में थे, जिसे हम और आप वॉर रूम कहते हैं। ये देखिए कौन कौन बैठा है सिचुएशन रूम में। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बैठे, डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे जब बॉम्बर बम गिरा रहे हैं। खुद विदेश मंत्री बैठे हुए, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ठीक डोनाल्ड ट्रंप के राइट साइड में बैठे थे। और ये आप देख रहे हैं सीआईए के डायरेक्टर, सीआईए के डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे बॉम्बर और अटैक में। जानकारी बताते हैं कि सीआईए के डायरेक्टर ने ही ट्रंप को मनाया कि वो अटैक कर सकते हैं, अटैक करने के लिए तैयार हैं। और सीआईए के डायरेक्टर के ही कहने पर ट्रंप तैयार हुए हैं बॉम्बर के जरिए हमला करने पर। ये सारे ऑफिसर्स, ट्रंप की पूरी टीम उस वक्त वॉर रूम में मौजूद थी जिस वक्त अटैक किया गया ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कल जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति और नेतन्याहू के बीच एक फोन पर बातचीत भी हुई थी। अब ये भी समझा जाए कि वो बातचीत क्या इसी अटैक को लेकर थी, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति नेतन्याहू से फोन पर बात करते हैं, उन्हें क्या इस बॉम्बिंग के बारे में और इस हमले के बारे में पहले से ब्रीफ करते हैं, क्योंकि इस हमले के बाद ये हो सकता है कि इजराइल को ना पता हो कि अमेरिका ये बॉम्बिंग करने वाला है। ये बाकायदा अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसकी प्लानिंग की होगी। तो मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछ रही हूँ, ये फोन कॉल शायद इसी हमले को लेकर हुई होगी दोनों नेताओं के बीच? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अमेरिका ने जैसे कि डिसाइड किया था कि उन्होंने वहाँ पे जो है उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो 3 है, नतान्ज और इस्वान और फोर्डो, ये तीनों पे जो है उन्होंने अटैक करना है, तो इजराइल को बता के ही वो करेंगे। उसकी दूसरी वजह ये है कि एयर स्पेस जो है, बिकॉज B-2 बॉम्बर्स ने वो एयर स्पेस का इस्तेमाल करना था, तो इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी था ये जानना कि अमेरिका जो है वो एयर स्पेस में जा रहा है, तो ना तो वहाँ वो कोई मिसाइल दागे, ना ही अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है सक्रिय करके कोई एक्शन लेने की कोशिश करे, क्योंकि ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट जा रहे हैं। तो इस वजह से दोनों के बीच में बातचीत हुई। दूसरा आप बता रहे थे कि पुतिन की और राष्ट्रपति ट्रंप की बात हुई है, और वहाँ पे भी जो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है पुतिन साहब को ये बताया होगा कि हम वहाँ पे जो है उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है हम अटैक करने वाले हैं, बट इफ्सान को जो है उसको हम कोई वो नहीं करेक्शन जो उनका भीड़ शाह है उसके ऊपर हम कोई भी एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे जो आपके साइंटिस्ट और आपके बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पे कार्यरत हैं, तो उस जगह को हम जो है अटैक नहीं करेंगे। अटैक नहीं करेंगे ये आप कह रहे हैं, लेकिन अब इस यहाँ से ये युद्ध कहाँ जाएगा, इसका भी इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तस्वीर शिखा दिखा रही है। बिल्कुल सुचरिता, हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से 37 घंटे की ये उड़ान थी और किस तरीके से जो प्लांट्स थे, न्यूक्लियर प्लांट्स ईरान के, वो तबाह हो गए। यहाँ से जो उड़ान है वो शुरू होती है मिसौरी और यहाँ से गुआम तक जाते हैं, और यहाँ पर आपको बताएंगे कि स्टेट ऑफ
मलक्का यहां पर है और डिएगो गार्सिया यहां से होते होकर और यहां पर ईरान पर बमबारी होती है और ये पूरा रूट जो है वो 37 घंटे में तय किया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो तबाह कर दिए जाते हैं। तो देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं किस तरीके से मिसौरी से होते हुए यहां पर हवाई और उसके बाद गुआम ये जगह है, स्टेट ऑफ मलक्का, डिएगो गार्सिया होते हुए यहां पर जाके ईरान पर बमबारी की जाती है। देखिए ईरान की अगर बात करें तो डेमोग्राफिकली अगर ईरान को देखते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ओमान की खाड़ी एक साइड है और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए ईरान के हमले के बाद इजराइल का पलटवार हुआ है। ईरान ने हमला किया है जिसके बाद इजराइल का पलटवार हुआ है। तो ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया है। पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया है। अब इजरायली सेना क्या कर रही है, ईरान का किसी भी तरह के पलटवार को रोकने के लिए सीधे उनके जो सैन्य ठिकाने हैं, उनके मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया है इजराइल ने। तो ये इस वक्त की खबर है। ईरान पर इजराइल की ये जवाबी कार्रवाई है और उनके जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं। ये इस आशंका में कि अगर उन मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को नष्ट नहीं किया तो वहां से मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, सीधे इजराइल पर दागी जाएंगी। उस कार्रवाई को रोकने के लिए उनका जो मिलिट्री लॉन्च पैड्स हैं उन्हीं को तबाह करो। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया होगा और ये स्वाभाविक है कि ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिका की एक जॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। मिसाइल हमले से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अब इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और इससे हो क्या रहा है, वहां पर कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है।